मेरे पास एक और प्लान है। रूही के ये कहते ही इश्की ने हैरान होते हुए पूछा, वो क्या है दी? इश्की का सवाल सुनकर रूही वहां से कहीं जाते हुए बोली, 1 मिनट। कुछ ही देर में रूही एक लिपस्टिक लेकर आई और मिशा को लगाने लगी। जल्द ही इश्की और रूही ने मिलकर मिशा का पूरा मेकअप कर दिया और फिर मेकअप पूरा होते ही रूही उसकी तरफ देखकर नजर उतारते हुए बोले, अब लग रही है ना तू दुल्हे की बहन। कुछ ही देर में इश्की, रूही और मिशा तीनों नीचे हॉल में आ चुके थे। आज पूरा सिंघानिया मैंशन लाइट से जगमगा रहा था। चारों तरफ सुंदर फूलों से डेकोरा टाइन किया हुए थी। हॉल के बीचों बीच मंडप बना हुआ था जिसमें बैठे पंडित जी शादी की तैयारियां कर रहे थे। इस शादी को अटेंडेड करने के लिए देश के बड़े बड़े लोगों के साथ ही मीडिया वाले भी मौजूद थे। सभी लोग राजवीर की इस सडन शादी की अनाउंसमेंट से पूरी तरह शॉक में थे। यही वजह थी कि आज सभी न्यूज चैनल की हाईलाइट ये शादी ही थी। कोई भी राजवीर सिंघानिया की शादी मिस नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ इश्की, रूही और मिशा के नीचे आते ही वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला गया। घर वाले तो मिशा के इस अवतार को देखकर शॉक्ड ही हो गए थे, लेकिन बाकी सारे गेस्ट बस इश्की की खूबसूरती को ही देखे जा रहे थे, खासकर लड़के। तभी मिशा के पास एक आदमी आया जिसका नाम अर्नव सिंघानिया था। ये राजवीर के पापा हैं जिनकी उम्र 51 है, पर दिखने में वो अभी भी 43 या 44 के ही लगते हैं। अर्नव जी मिशा के पास आकर बोले, क्या बात है? मुझे तो लगा था आज तक मेरे 3 बेटे थे, पर आज पता चला मेरी एक और बहुत खूबसूरत बेटी भी है। अर्नव जी की ये बात सुनकर रूही हंसते हुए बोली, आपने सही कहा डैड, मैंने भी मीशी से यही कहा था। फिर सभी एक साथ हंसने लगे तो मिशा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी डैड, यहाँ पर जोक मारने से अच्छा है आप जाकर अपने बेटे से पूछे कि उसे ये क्या शादी का भूत चढ़ा हुआ है, वो भी इस लिपस्टिक की दुकान से। मिशा की बात सुनकर अर्नव जी ने कहा, मेरा बेटा तुम्हारा भाई है, अगर तुमको इतनी ही प्रॉब्लम है इस शादी से तो तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती? मेरे कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चला रही हो? मिशा ने तुरंत जवाब में कहा, जब आप उस डेविल के फादर होकर भी उनके सामने कुछ नहीं कह पाते तो मैं तो क्या ही बोल लूंगी। इस पर अर्नव जी थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोले, इसलिए चुपचाप ये शादी एंजॉय करो। वैसे इस सब में सारी गलती मेरे पापा की है, उन्होंने बिल्कुल अपनी तरह बना दिया है राजवीर को। अर्नव जी की बात पर मिशा ने अग्री होते हुए कहा, हाँ, और वो खुद तो ऊपर चले गए और हमें छोड़ गए भुगतने के लिए। वहीं दूसरी तरफ राजवीर के रूम में राजवीर अपने रूम में दूल्हे के गेटअप में पूरी तरह तैयार था। उसने आज गोल्डन कॉलर का कुर्ता पहना हुआ था और उसके सिर पर सेहरा भी था जिसमें सुंदर सा डायमंड ब्रूच लगा था। इस वक्त राजवीर के हाथ में कुछ पेपर्स थे और उसके सामने संजना के पापा खड़े थे जिनका नाम केशव दीवान था। संजना के पापा राजवीर की तरफ देखते हुए बोले, राजवीर, जैसा तुमने कहा था मैंने सारे शेयर्स के ट्रांसफर पेपर पर साइन कर दिए हैं, अब तो इस शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? इस पर राजवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चलिए नीचे चलते हैं। राजवीर का जवाब सुनकर केशव जी ने राहत की सांस ली और बोले, ठीक है चलो। जल्द ही राजवीर सीढ़ियों पर आकर खड़ा हुआ और फिर एक एक करके सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वहीं इस वक्त नीचे मौजूद सभी लोगों की नजरें सिर्फ राजवीर पर ही रुकी हुई थी। वो इस वक्त किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लड़कियों की तो जैसे सांसें ही थम गई थी। तभी मिशा फुसफुसा कर रूही के कान में बोली, यार कुछ भी कह लो, भाई हैंडसम तो बहुत है, पता नहीं आज कितनी लड़कियों का दिल टूटने वाला है। मिशा की बात सुनकर रूही ने कहा, हाँ मिशी, बात तो तू ठीक कह रही है। वहीं मिशा और रूही के बगल में खड़ी इश्की भी इस वक्त एकटक राजवीर को ही देखते हुए मन ही मन बोली, दिखने में तो ये बिल्कुल सपनों के राजकुमार जैसे लगते हैं, लेकिन हकीकत में बिल्कुल डेविल है। दूसरी तरफ राजवीर नीचे आकर कुछ बिजनेसमैन से मिल ही रहा था कि तभी उसकी नजर इश्की पर पड़ी जो इस वक्त बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। राजवीर ने इश्की को बहुत प्यार से देखा और फिर तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा करके मंडप पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। संजना को भी मंडप में बुला लिया गया था। संजना की सभी दोस्त उसे अपने साथ लेकर आ रही थी।
इस वक्त संजना ने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसको देखकर मिशा इश्की से बोली, आज तो ये भी सुंदर लग रही है यार। इस पर इश्की ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सुंदर तो लग रही है, और वैसे भी लड़की अपनी शादी वाले दिन ही सबसे ज्यादा सुंदर लगती है। तो मिशा बोली, पर जो भी हो तेरे से कम ही सुंदर है। इस पर इश्की ने स्टाइल मारते हुए कहा, अब मैं क्या करूं अगर मैं परियों की तरह सुंदर हूं तो मिशा मुंह बनाते हुए बोली, बस कर, जब देखो खुद की तारीफ करती रहती है। और इश्की ने हंसकर कहा, शुरू किसने किया? तभी रूही उन दोनों को बीच में ही रोकते हुए बोली, अरे बस भी करो तुम दोनों, शादी देखो चुपचाप। अब तक संजना भी मंडप पर जाकर बैठ चुकी थी और धीरे धीरे रस्में आगे बढ़ने लगी कि तभी अचानक से वहां की सभी लाइट चली गई। इस अंधेरे में सभी लोगों की आवाजें गूंजना शुरू हो गई। इस पर मीशा कंफ्यूज सी होकर बोली, यार ये लाइट कैसे चली गई? तभी अर्णव जी ने तेज आवाज में ऑर्डर देते हुए कहा, कोई स्टाफ जाकर लाइट्स चेक करो। चारों तरफ हलचल का माहौल हो चुका था। तभी इस अंधेरे में एक प्रोजेक्टर की लाइट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, जहां एक वीडियो प्ले हो रहा था। उस वीडियो में केशव जी के सभी काले कामों के सबूत फ्लैश हो रहे थे। ये देखकर सारे मीडिया वाले उसकी फोटो लेने लगे और सभी लोग शॉक्ड रह गए कि ये सब हो क्या रहा है। तभी केशव जी चिल्ला कर बोले, ये सब क्या बकवास चल रहा है यहाँ पर, बंद करो इसे। ये कहते ही उन्होंने आगे जाकर प्रोजेक्टर को नीचे फेंक दिया। इसी के साथ सारी लाइट्स ऑन हो गई और राजवीर चलकर उनके पास आकर खड़ा होते हुए बोला, तो कैसा लगा मेरा सुरप्रेस? तुमने मुझे 48 घंटे दिए थे अपनी बेटी से शादी करने के लिए, और देखो इन 48 घंटे में मैंने तुम्हें सड़क पर ही नहीं बल्कि सलाखों के पीछे भी भेजने का इंतजाम भी कर दिया। तभी राजवीर ने चारों तरफ खड़े लोगों को एक नजर देखा और फिर से केशव जी की तरफ देखते हुए आगे कहा, अब देख लिया राजवीर सिंघानिया से उलझने का अंजाम। यहाँ मौजूद लोगों के साथ साथ पूरे देश ने ये देख लिया है कि किस तरह तुम इस देश को खोखला कर रहे हो। तो इसे कहते हैं जैसा हाल वैसा ही तमाचा। ये शादी तो सिर्फ बहाना था तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करने का, ताकि ये सब लोग भी जान ले कि राजवीर से टकराने का अंजाम क्या होता है। ये बात राजवीर ने बहुत गुस्से में कही थी। तभी वहां पुलिस की पूरी टीम आ पहुंची और केशकू को अरेस्ट कर लिया गया। सभी को समझ आ गया था कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ केशव दीवान को रंगे हाथों पकड़ाने के लिए राजवीर का फेंका हुआ जाल था। ये सब देखकर इश्की ने हैरान होते हुए कहा, यार मीशा, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई मूवी का सीन देख रहे हैं। तो इस पर मीशा बोली, तू सही कह रही है यार, भाई कब क्या करते हैं कोई भी नहीं समझ सकता। इस पूरे ड्रामा के बाद सभी लोग वहां से जाने लगे। मीडिया वाले भी राजवीर से कुछ सवाल करके कुछ देर में वहां से जा चुके थे, लेकिन पंडित जी अब भी वहीं थे क्योंकि राजवीर ने उन्हें रुकने को कहा था। सबके जाने के बाद हॉल में अब सिर्फ घर वालों के साथ साथ इश्की और संजना ही बचे थे। जब संजना ने देखा कि अभी पंडित जी को रोका गया है तो उसे एक उम्मीद मिली थी कि अभी भी शायद राजवीर उससे शादी कर लेगा। अपराह्न, तभी राजवीर की दादी ने उससे सवाल करते हुए कहा, राजवीर, यही सब करना था तो शादी का नाटक क्यों? इस पर राजवीर बोला, क्योंकि मुझे केशव दीवान के शेयर्स चाहिए थे जो वो मुझे शादी वाले दिन ही देने वाला था। तो दादी ने फिर से पूछा, लेकिन राजवीर शादी का क्या? तुझे याद तो है ना कि तुझे आने वाले 2 दिनों में शादी तो करनी ही होगी, क्योंकि तेरे दादाजी ने वसीयत में लिखा है कि तुझे 30 से पहले पहले शादी करनी है, नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी और फिर अब तो तू 2 दिन बाद 30 का भी हो जाएगा। इस पर राजवीर बोला, मैं कुछ नहीं भूला दादी, मेरी शादी आज और अभी होगी। राजवीर की बात सुनकर अर्णव जी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, तुम संजना से शादी करोगे? राजवीर ने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं। राजवीर का जवाब सुनकर सभी घर वाले कॉन्फ्यूज हो गए, क्योंकि यहाँ पर मौजूद लोगों में से सिर्फ संजना ही थी जिससे राजवीर शादी कर सकता था। राजवीर के शादी से इनकार करने पर क्या होगा संजना का रिएक्शन, और आखिर किससे करने वाला है राजवीर शादी? संजना से शादी करने के सवाल पर राजवीर का जवाब सुनकर सारे घर वाले सोच में पड़ गए थे कि राजवीर आखिर किससे शादी करने की बात कर रहा है। सभी गहरी सोच में ही थे कि तभी संजना की आवाज आई, तुम ये क्या कह रहे हो राजवीर?
तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना। संजना की बात सुनने के राजवीर गुस्से में बोला, तुम्हें मेरा नाम लेने की परमिशन किसने दी? संजना लगभग रोते हुए बोली, लेकिन तुमने खुद मुझसे शादी की बात की थी। राजवीर ने गुस्से में जवाब दिया, ये सब मैंने तुम्हारे बाप के काले कारनामों को सामने लाने के लिए किया था। संजना ने रोते हुए पूछा, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? राजवीर ने अपने दांत पिसते हुए गुस्से से कहा, तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी ड्रिंक स्पॉइल कर दोगी? और मुझे पता भी हो नहीं चलेगा। तुमने ये सब किया क्योंकि मैंने तुमको ऐसा करने दिया। तो अब तुमको अगर मेरे गुस्से से खुद को बचाना है तो यहां से निकल जाओ। राजवीर को इतने गुस्से में देखकर संजना वहां से चुपचाप चली गई। राजवीर के गुस्से से घर के भी सभी लोग डर चुके थे। तभी अर्णव जी बोले, राजवीर, अगर तुम्हें संजना से शादी नहीं करनी तो तुम किससे शादी करोगे? अर्णव जी की बात सुन के राजवीर इश्की की तरफ पलटा और उसकी तरफ चल दिया। ये देख के इश्की मिशा के कान में फुसफुसाकर बोली, ये डेविल हमारी तरफ क्यों आ रहा है? मिशा ने भी कंफ्यूज होते हुए कहा, मुझे क्या पता, मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया। इश्की और मिशा बात कर ही रहे थे कि तभी राजवीर उनके सामने आया और इश्की का हाथ पकड़ के मंडप की तरफ लेकर जाने लगा। घर के सभी लोग ये देख के शॉक हो गए। इश्की को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो तो राजवीर के गुस्से को देखकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी दादी जी हिम्मत करके बोली, राजवीर बेटा, ये क्या कर रहे हो? राजवीर एक वर्ड में जवाब देते हुए सीरियस टोन में बोला, शादी। राजवीर के इस जवाब को सुनकर सभी घर वाले चुप हो गए, क्योंकि राजवीर की बात के पीछे छुपे हुए गुस्से और इरिटेशन को सब समझ गए थे। तभी मिशा अपने मन में बोली, ओ गॉड, मेरी प्यारी दोस्त की आज बलि चढ़ने वाली है, मुझे कुछ तो करना चाहिए। मिशा राजवीर को रोकने के लिए कुछ कहने ही वाती थी कि तभी दादी ने उसका हाथ पकड़कर ना में सिर हिला दिया। मिशा चुपचाप खड़ी हो गई और राजवीर इश्की को लेकर मंडप में बैठ गया। राजवीर ने आते ही पंडित जी को मंत्र पढ़ने के लिए कहा और वहीं इश्की अपने मन में बोली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी शादी हो रही है, वो भी इस डेविल से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जरूर कोई सपना देख रही हूँ। इश्की ये सब सोचते हुए मिशा की तरफ देखने लगी, जैसे वो कह रही हो कि बचाने मुझे। लेकिन मिशा ने भी उसकी शक्ल देखकर बेचारों जैसी शक्ल बना ली। ये देख इश्की समझ चुकी थी कि अब कोई इस शादी को नहीं रोक सकता। तभी इश्की हिम्मत करके राजवीर में बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? मुझे आपसे शादी नहीं करनी। इश्की की ये बात सुनकर राजवीर ने उसे गुस्से से घूर के देखा, जिससे इश्की डर के चुप हो गई और उसने अपनी गर्दन नीचे कर ली। तभी पंडित जी ने दोनों को फेरों के लिए खड़े होने को कहा। ये सुनते ही राजवीर तुरंत खड़ा हो गया, लेकिन इश्की अपनी जगह से उठी ही नहीं। ये देख राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और फेरे लेना शुरू कर दिया। इश्की भी धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए राजवीर के साथ फेरे लेने लगी। 7 फेरे खत्म होने के बाद दोनों वापस से अपनी जगह पर बैठ गए। फेरे पूरे होते ही पंडित जी ने राजवीर को मंगलसूत्र पहनाने को कहा, तो कोमल जी ने आकर राजवीर के हाथों में मंगलसूत्र दे दिया और राजवीर ने वो इश्की को पहना दिया। फिर थोड़ी ही देर में उसने इश्की की मांग में सिंदूर भी भर दिया। राजवीर के इश्की की मांग में सिंदूर भरते ही पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई, आज से आप लोग पति पत्नी हैं। अब आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। ये सुनकर इश्की होश में आई और फिर खुद से ही बुदबुदाते हुए बोली, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरी शादी हो गई, वो भी इस डेविल से। मैं कैसे रहूंगी इनके सोत? इश्की ये सब सोच ही रही थी कि तभी राजवीर उसे लेकर दादी के पास गया और उनसे आशीर्वाद लेने लगा। दादी से आशीर्वाद लेने के बाद राजवीर और किसी के पास आशीर्वाद लेने नहीं गया। तो ये देखकर अर्णव जी और कोमलम जी को काफी बुरा लगा, लेकिन उनको पहले से ही पता था कि राजवीर ऐसा ही करेगा। लेकिन तभी अर्णव जी राजवीर को टोकते हुए बोले, राजवीर, तुमने इश्की से शादी तो कर ली, ठीक है, लेकिन जिस वजह से की है उसके लिए ये शादी वेल नहीं है। इश्की की उम्र अभी 19 है और लड़कियों की शादी की लीगल एज अब 21 हो गई, पूर्वाह्न है। कोर्ट इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुम्हारी शादी भी रजिस्टर नहीं हो पाएगी।
अर्णव जी की बात सुनकर राजवीर सीरियस टोन में बोला, आप इस बात की चिंता मत कीजिए, मैंने वसीयत में अपनी शादी की एज 30 से 32 करवा दी है। इसका मतलब इश्की के 21 होने तक का टाइम है हमारे पास। जब इश्की 21 की होगी शादी तब रजिस्टर हो जाएगी। राजवीर ये बात बोलकर सीधे अपने रूम में चला गया और नीचे खड़े सभी लोग उसे जाते हुए देखते रहे। तभी कोमल जी इश्की के पास आकर उसे प्यार से आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा अब इस पवित्र बंधन में बंधी हो तो इसे पूरे दिल से निभाना। तभी मिशा भी इश्की के पास आकर बोली, पवित्र बंधन में यूं जबरदस्ती के बंधन में आप सबने भाई को रोका क्यों नहीं? इस पर दादी मिशी को समझाते हुए बोली, मिशा शांत हो जाओ, अब जो होना था वो हो गया है। फिर उन्होंने इश्की से कहा, इश्की बेटा, राजवीर का तुमने अभी तक सिर्फ गुस्सा ही देखा है, लेकिन मेरा यौन मानो उसके पास बहुत सुंदर दिल भी है जो बहू ने साफ है। इस पर इश्की ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप सबकी बातें सुनती रही। तभी अचानक से मिशा इश्की का हाथ पकड़कर अपने रूम में लेकर चली गई। रूम के अंदर जाते ही इश्की रुआसी आवाज में मिशा से बोली, पता है मैं मंडप पर उस दिन को कोस रही थी जब मैं तुझसे मिली। मिशा इश्की की बात सुनकर हैरान होते हुए बोली, अब इसमें मेरी क्या गलती है? इश्की ने कहा, गलती तो मेरी भी नहीं थी ना मिशा। मिश्रा ने फिर से पूछा, तो तूने कुछ बोला क्यों नहीं? इश्की ने जवाब देते हुए कहा, बोला तो था लेकिन उन्होंने ऐसे गुस्से से मुझे घूर के देखा कि मैं चुप हो गई। इस पर मिशा निराश होकर बोली, हाँ तो चुप होने का नतीजा देख ले, अब तू उनकी पत्नी बन गई है। तभी उनके रूम में कोमल जी अंदर आते हुए बोली, इश्की बेटा, तुम अब इस रूम में नहीं रहोगी बल्कि राजवीर के रूम में रहोगी। इश्की ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो तुरंत चिल्लाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं आंटी, आप मुझे उस डी वाइल के पास रहने को कैसे कह सकती है? आप तो जानती है जब वो घर आते थे तो मैं डर के मारे रूम से ही बाहर नहीं निकलती थी, तो मैं उनके रूम में कैसे रहूंगी? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। तो मिशा भी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ माँ, ये कैसे रहेगी भाई के साथ? तभी रूही भी रूम आते हुए बोली, इश्की, अगर तुम भाई के रूम में नहीं गई तो हो सकता है कि भाई गुस्से में तुम्हें लेने यहाँ ही आ जाए। इस पर इश्की घबराते हुए बोली, ये आप क्या कह रही है दी? शुभ शुभ बोलिए। रूही ने तुरंत इश्की का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, तो तुम शुभ शुभ करो और चलो हमारे साथ। इस पर मिशा इश्की की तरफ देखते हुए बोली, चली जा इश्की, कहीं ऐसा ना हो कि भाई गुस्सा हो जाए। इश्की ने कुछ सोचकर धीरे से कहा, ठीक है, मैं अपने कपड़े ले लेती हूँ। इश्की ने अपनी नाइट ड्रेस ली और कोमल जी के साथ राजवीर के रूम की तरफ चली गई। क्या होगा जब इश्की जाएगी राजवीर के कमरे में? क्या होगा अंजाम इश्की और राजवीर की इस शादी का? क्या इश्की रह पाएगी राजवीर के साथ एक कमरे में? कहानी में इश्की के साथ आगे क्या करने वाला है राजवीर, उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा कहानी का अगला भाग। अगर दोस्तों आपको कहानी जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे कहानी के इंटरेस्टिंग भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं बाहर बरामदे में सो रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मेरी चाची मुझे देखकर कहती है कि बाहर बहुत ठंड है, तू ऐसा कर, यहाँ मत सो, प्रीति के पास चला जा, उसके साथ जाकर वहाँ लेट जा, क्योंकि हमारे 2 ही कमरे थे। मुझे बहुत खुशी हुई, आपको बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा खुश था। मैं अपनी चाची की बात मानकर प्रीति के पास जाकर लेट गया। प्रीति लेटी हुई थी और साइड में मैं भी था। जैसे ही आधी रात हुई मैंने प्रीति की चादर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। प्रीति भी जाग रही थी लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे मुझे पता लगने लगा कि प्रीति भी कुछ चाहती है। बस फिर क्या था, मैंने एक ही बारी में उसकी, मेरी चाची की छोटी बहन बहुत सुंदर थी, लेकिन मुझे उन्हें सुंदर कहने में बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर मैंने उन्हें ऐसा कह दिया तो कहीं वो चाची को ना बता दे। आज तक मैंने चाची की बहन से ऐसी बातें करते नहीं सुनी थी। हम जॉइंट फैमिली थे। मेरे पापा और चाचा जी खेती का काम करते थे और वो ज़्यादातर खेत में ही रहते थे।
मेरी चाची और मेरी मम्मी घर पर ही रहती थी। मेरी चाची का एक बेटा था जिसकी उम्र करीब 6 साल थी। मेरी चाची की 2 बहनें थीं। चाची की उम्र 28 साल और उनकी छोटी बहन की उम्र करीब 22 साल थी। चाची की बहन को तो मैंने चाचा की शादी वाले दिन ही अपना दिल हार बैठा था। शाम के समय हम खाना खा रहे थे। उसी वक्त चाची ने मुझे बताया कि बलजीत का जन्मदिन है और उसकी मौसी को यहाँ आना है और वो उसे लेकर आ जाए। बस फिर मैंने ये सुनते ही शादी जैसी चाहत मेरे दिल में चढ़ गई। मैंने वैसे ही चाची से पूछ लिया कि चाची आपके घर वालों को भी आना है? चाची ने कहा नहीं, उनको नहीं आना क्योंकि पापा की सेहत ठीक नहीं है, इसी वजह से मम्मी उन्हें छोड़कर नहीं आ सकती। लेकिन छोटी बहन ने कहा कि मेरे एकलौते भांजे का जन्मदिन है तो ज़रूर आऊंगी। जब वो बस स्टैंड पर जाएंगे तो तुम उन्हें ले आना। मैंने उन्हें तुम्हारा नंबर दे दिया है, बस स्टैंड पर आकर वो तुम्हें फ़ोन कर देगी। मैं आपको बता नहीं सकता उस समय मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। मैंने जल्दी से खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। अपनी सुंदर सी पैंट शर्ट निकाल कर प्रेस करने लगा क्योंकि आज मैं चाची की बहन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। मैं उन्हें काफ़ी टाइम से पसंद करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं, और ना ही मैंने कभी उनसे इस बारे में पूछा था क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं बहुत बेसब्री से उनके फ़ोन आने का इंतज़ार कर रहा था। मुझे ये था कि वो जल्दी से मुझे फ़ोन करे और मैं भागकर उनके पास चला जाऊं और उन्हें गले लगाऊं। लेकिन गले लगाना तो मैं सपनों में ही सोच सकता था, असल में मैं कुछ नहीं कर सकता था। खैर, मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े प्रेस किए और बाथरूम में नहाने चला गया। वैसे मैं अपना फ़ोन बाथरूम से बाहर ही रखता था, लेकिन आज मुझे इतना ज़्यादा चाहा था कि मैंने बाथरूम में ही फ़ोन ले लिया। मुझे ये था कि अगर उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मेरा फ़ोन मेरे पास ना हुआ तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाए और फ़ोन करके चाची को ना बता दे। बस इसी वजह से मैंने फ़ोन बाथरूम में ही ले लिया। मैं जल्दी से नहा के अपने कपड़े पहनकर बाहर आ गया। आज मैंने एक महंगा परफ्यूम लगाया था जिसे मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया था। मेरे बर्थडे पर वो परफ्यूम मुझे मेरे दोस्त ने गिफ्ट में दिया था, जिसे आज स्पेशली मैंने चाची की बहन के आने की खुशी में लगाया था। परफ्यूम से ज़्यादा चाची की बहन मेरे लिए स्पेशल थी, जिसे मैं काफ़ी समय से मिस कर रहा था, लेकिन कभी भी उनके साथ बात नहीं हुई थी और आज मुझे उनके साथ कई बातें करने का मौका मिल रहा था। मैं पूरी तरह तैयार हो चुका था कि तभी मुझे एक नए नंबर से फ़ोन आया। मुझे पता था कि ये किसका नंबर है क्योंकि चाची की बहन के अलावा मुझे कोई फ़ोन नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया। जैसे ही मैंने हेलो कहा, आगे से मीठी सी आवाज़ सुनकर सच में मैं वो चाची की बहन थी। उन्होंने कहा, क्या आप समीर बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ। वो बोली, मैं बस स्टैंड पर आ गई हूँ, मुझे आकर ले जाओ। इतने सुनते ही मुझे पता नहीं क्या होने लगा। मैंने कहा आप इंतज़ार करें, मैं अभी आया, बस थोड़ा टाइम ही लगेगा। उन्होंने कहा ठीक है। ये कहते हुए उन्होंने फ़ोन काट दिया। परफ्यूम तो मैंने पहले ही लगाया हुआ था, पर मैं फिर से परफ्यूम छिड़क कर निकल पड़ा। मैंने जल्दी से चाबी उठाई और खुशी खुशी चाची की बहन को लेने चला गया। मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी उन्हें देखकर, क्योंकि आज मैंने उन्हें काफ़ी समय बाद देखना था। चाचा की शादी के बाद मैं हॉस्टल की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया था और वहाँ से मैं काफ़ी सालों बाद घर आया था। इस वजह से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी थी और ना ही हमने एक दूसरे का नंबर लिया था जिससे हम फ़ोन पर बात करते। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। उस समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खैर 10 मिनट का रास्ता था। मैं जल्दी से तेज़
बाइक चलाकर उन्हें बस स्टैंड से लेने के लिए बढ़ा। जैसे ही मैं बस स्टैंड पहुंचा तो चाची की बहन को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी कि मैं बता नहीं सकता। उन्होंने कटिंग करवाई हुई थी। कटिंग करवाने के बाद वो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने लाल रंग का ड्रेस पहन रखा था जिसमें वो पूरी आग लग रही थी। उस दिन तो उन्होंने मेरे होश ही उड़ा दिए थे। मैं जल्दी से उनके पास गया और मैं उन्हें देखते ही रह गया। वो दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद थी। वह जितनी सुंदर थी, मैंने कभी कोई लड़की नहीं देखी थी। मैंने उसके पास जाकर उसका बैग पकड़ लिया और उसे बाइक पर बैठाने के लिए कहा। मैंने उसका सामान अपने आगे रख लिया और खुद थोड़ा पीछे बैठ गया। वह भी पीछे की ओर बैठ गई। मैं जानबूझकर बार बार ब्रेक मार रहा था ताकि वह मुझसे टकराए, क्योंकि मैं तो उन्हें छू नहीं सकता था, लेकिन मैंने इस तरह की हरकत की ताकि वह मुझे खुद छू ले। मैं बाइक के शीशे में उसे देख रहा था। शायद उसने भी इस बात को महसूस कर लिया था। जब मैं उसे लेकर आ रहा था उस समय मैं बाइक बहुत तेज चला रहा था, लेकिन अब मैं बाइक इतनी धीरे चला रहा था कि अगर कोई भी टहलता हुआ भी मेरे साथ चला जाता तो वह मुझसे पहले पहुंच जाता। शायद उसने भी इस बात को महसूस कर लिया था। आखिरकार उसने मुझसे कह दिया, इससे अच्छा तो मैं चलकर चली जाती। मैंने मजाक में कह दिया, मैं पहली बार ड्राइविंग कर रहा हूँ, इसलिए अभी थोड़ा डर लग रहा है। वो बोली, आपसे ज़्यादा तेज तो मैं चला लेती हूँ। मैंने कहा, फिर मुझे भी सिखा दो। मेरी ये बात सुनकर वो हंसने लगी और बोली, अगर तुम्हें मेरी तरह तेज ड्राइविंग सीखनी है तो तुम लोगों के एक्सीडेंट ही करोगे। उसकी इस बात पर मेरा हंसना बंद नहीं हो रहा था। वो भी हंस रही थी और हंसते हुए वो कुछ अधिक ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा, वैसे तुम्हारी स्माइल बहुत सुंदर है। मेरी बातें सुनकर वो शर्माने लगी। इसी तरह की बातें करते हम घर पहुंच गए। चाची अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो गई। खुशी के साथ वो एक दूसरे से गले मिलने लगी। राहुल भी अपनी मौसी को देखकर बहुत खुश हो रहा था। अगले दिन चाचा के बेटे का जन्मदिन था। घर में तैयारियों का माहौल था, क्योंकि हमने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। हमने रिश्तेदारों को नहीं बुलाया था, लेकिन गांव के सभी को बुलाया था। रात के समय पार्टी शुरू हो गई। जन्मदिन मनाने के लिए मैंने बलजीत को कपड़े लाकर दिए थे। मैं चाहता था कि राहुल की मौसी पहले तैयार हो जाए ताकि मैं उसके साथ मैचिंग कपड़े पहन सकूं। शायद ऐसे फीलिंग लड़कियां लेती होंगी, लेकिन मैं जैसी फीलिंग ले रहा था वो अनोखी थी। मैंने देखा कि रात की पार्टी में उसने नीले रंग का सूट पहना हुआ था। उसमें वो बहुत ज़्यादा कमाल लग रही थी। जब मुझे पता चला कि उसने नीला रंग का सूट पहना है तो मैंने भी उसी समय नीली शर्ट खरीद ली। मैं सभी के सामने अपनी ये कोशिश कर रहा था कि मैं नहीं जानता था कि चाचे की बहन ने भी वही रंग पहना है। मैंने तो पहले ही इसे सिलेक्ट कर लिया था। खैर, सभी ने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि सभी पार्टी में बिजी थे। लेकिन इस बात को चाची की बहन ने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। पार्टी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा गया था। रात के 12 बजे पार्टी ख़त्म हो गई और खाना खाने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। रात के समय चाचा का बेटा मेरे साथ ही सोया, क्योंकि वो शुरू से ही मेरे साथ रहता था और अब तो मेरे साथ सोने की आदत हो गई थी। मैं अपने कमरे में अकेला सोता था, इसलिए मैंने उसे अपने साथ सोने के लिए ले लिया था। मैं भी उसके साथ बहुत प्यार करता था, लेकिन आज वो जिद कर रहा था कि मैं अपनी मौसी के साथ सोऊं। मैंने कहा, चाची कोई बात नहीं, उन्हें अपनी मौसी के साथ ही सोने दो। मैं बाहर बरामदे में लेट जाऊंगा। इसके बाद बलजीत अपनी मौसी के साथ मेरे कमरे में
मेरे बिस्तर पर लेट गया और मैं बाहर बरामदे में अपना मन ढक कर लेट गया। लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। फिर भी मैंने सोचा कि मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, वे आराम से सो जाएं। वैसे भी थोड़े टाइम बाद दिन निकल ही जाएगा। मैं भी फ़ोन बंद करके सोने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी चाची मेरे पास आ गई और बोली, बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं तुम्हें इस तरह बाहर नहीं सोने दूंगी। तुम एक काम करो, तुम भी अंदर जाकर सो जाओ। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन मैंने चाची के सामने अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दी। मैंने कहा, नहीं चाची, इस तरह अच्छा नहीं लगता। चाची बोली, कोई बात नहीं। फिर क्या हो गया, तुम चलो अंदर, मैं तुम्हें कह रही हूं ना। उसी समय चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अंदर ले गई। मैंने देखा राहुल अपनी मौसी के साथ सो रहा था। उसी समय चाची ने अपनी बहन को जगाया और कहा, प्रीति, राहुल को थोड़ा साइड करके ले लें, इसे बीच में भी रख लो। मैंने देखा बाहर ठंड में कांप रहा था। वो मचलते हुए अपनी आंखों से अपने भांजे की ओर देखने लगी और मैं अब बिस्तर के एक कोने में लेट गया। चाहे हम बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन हमारे बीच कोई ज्यादा दूरी नहीं थी, क्योंकि राहुल बिस्तर के किनारे पर लेटा था और हमारे बीच में प्रीति लेटी थी और सबसे आखिर में मैं लेटा था। मैंने लाइट ऑफ की और फिर से बिस्तर पर आकर सो गया। मैं प्रीति के सामने सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन प्रीति के साथ बिस्तर पर लेटे रहने में मुझे नींद कैसे आ सकती थी। मेरा मन तो शरारत करने का कर रहा था, लेकिन मैं चाहता था कि इसकी शुरुआत प्रीति करे। शायद ऊपर कोई मेरी बात सुन रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पैरों की उंगलियों को छू लिया हो। मुझे ये जानने में देर नहीं लगी कि ये पैर किसका है, क्योंकि राहुल तो साइड में लेटा था और बीच में प्रीति थी। जैसे ही प्रीति ने मेरे साथ ऐसी हरकत की, मेरे पूरे शरीर में हलचल हो गई। वैसे भी मैं जाग रहा था और इस हलचल को मैंने जल्दी ही महसूस कर लिया था। मैंने देखा कि कोई बार बार मेरे पैरों की उंगलियों को छू रहा है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। उस समय मेरे पूरे शरीर में आग लग गई। मैंने जानबूझकर सोने का नाटक करना शुरू कर दिया। फिर मैंने अपने जज्बातों पर काबू ना रखते हुए जल्दी से अपना हाथ प्रीति के चादर में रख दिया। मैंने अपने हाथों को इस तरीके से रखा कि उसे ये महसूस हो कि मैं नींद में ये सब कर रहा हूँ। जिस तरह वह बार बार मेरे पैरों को छू रही थी, उससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि वह अभी तक सोई नहीं है, बल्कि जाग रही है। मैंने धीरे धीरे ये महसूस करने की कोशिश की कि उसका हाथ कहाँ है और जल्दी ही मुझे उसका हाथ मिल गया। मैंने अपने हाथ से उसके हाथ को सहलाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं पहली हरकत उसे करवाना चाहता था। खैर, जिस तरह की सोच मैं कर रहा था वैसा ही मेरे साथ हो रहा था। लेकिन मुझे हैरानी तब हुई जब उसने पलटकर मुझे गले लगा लिया। जैसे ही उसने मुझे गले लगाया, मेरे पूरे शरीर में करंट सा लग गया। मैं बता नहीं सकता कि उस समय मैंने अपने जज्बातों पर काबू कैसे पाया, लेकिन आखिरकार मैं भी एक लड़का था, इसलिए मुझे अपने आप को कंट्रोल में रखना था। शायद अब वह भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई और वो हरकत कर बैठी जिससे मैं भी अपना होश खो बैठा। फिर प्रीति ने मुझे वो सुकून दिया जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी और प्रीति भी बहुत खुश थी। हम सारी रात साथ में सोते रहे। अगले दिन उसे अपने घर जाना था। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उसे भेजूं, इसलिए मैंने जिद करके उसे एक हफ्ते के लिए रोक लिया। एक हफ्ते हमने बहुत मस्ती की और एक हफ्ते बाद वह अपने घर चली गई। मैं उस एक हफ्ते को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भुला सकता, क्योंकि उस हफ्ते उसने मुझे बहुत खुशी दी थी जो मैं कभी नहीं भुला सकता। जिस दिन मुझे नौकरी मिली उस दिन मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं अपनी चाची की बहन के साथ शादी की बात करने के
बारे में सोच रहा था। एक दिन मैंने अपनी चाची को बता दिया, चाची मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करवाना चाहता हूँ। मेरी चाची को इस बात पर कोई ऐतराज नहीं था क्योंकि मेरी अच्छी नौकरी लग चुकी थी और मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। चाची ने अपने घर के साथ भी बात की और उन्होंने भी मान लिया। अब 1 महीने बाद हमारी शादी है और हम दोनों बहुत खुश हैं। अब हम अपनी ज़िंदगी के पूरे नज़ारे लेते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।